हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज आप देख रहे हो हमारे फिजिक्स की जो 1D एंड 2D है उसका पार्ट 2 है। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 5 है। आज क्या है? आज हमारी क्लास 5 है जिसके अंदर हम 1D एंड 2D के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे जो मैंने कहा है कि फैक्ट्स के बारे में, बाकी की जो 4 क्लासें हैं वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तो आपको ये पूरी क्लासेस कैसे मिलेगी तो उसके बारे में बता देता हूँ कि आपको ये सारी क्लासें कहाँ मिलेगी। तो हमारा यह एक क्या है, उड़ान बैच है जो हमने इसी का नाम रखा है। जो कहाँ कितना है तो 0 कॉस्ट पे आपको मिलेगा अवेलेबल आपके लिए। तो फ्री अब कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेगी आपको, फ्री प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यही सभी कुछ यूट्यूब के ऊपर ही होएगा। और जो MCQs, PYQs और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वो सभी मैं कराऊंगा कहाँ पे, इसी चैनल पे कराऊंगा। और पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहीं पर। अब हम देखते हैं जो ये सभी है आपको यूट्यूब के अलावा जो इनकी जो PDF है, क्या जो इनकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी। तो इनकी जो PDF है और हैंड रिटन जो नोट्स है, क्या हैंड रिटन नोट्स और जो यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेज होगी उन सभी के इम्पोर्टेंटली आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर फौजी वहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे लिंक में लगा दूंगा टेलीग्राम की लिंक। आप वहाँ से सीधा हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। और जो हमारा ये इंस्टाग्राम है इसको आप फॉलो कर सकते हो। और ये हमारा यूट्यूब जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक भी है, फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हो। ये हमारे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर बताना कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो हम आज की इस वीडियो में अब देख रहे हैं हमारे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स? तो यानी वस्तु की रेखीय गति के दौरान उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी कि आपको स्टेट वाले कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ पे बता दूंगा कौन सा ज़्यादा है। आपको पढ़ना पूरा है एक बार समझ के। वस्तु की घूर्णी गति में वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है, जबकि घूर्णन अक्ष से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब होता है वस्तु की घूर्णी गति में? वस्तु की किस में होता है? जब वस्तु घूर्णन करती है तो उसकी दिशा के अंदर परिवर्तन होता है, घूर्णन अक्ष से वस्तु की स्थिति में नहीं। स्थिति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि उसकी दिशा के अंदर परिवर्तन होता है। एक बिंदु द्रव्यमान से अर्थ केवल गणितीय संकल्पना से यह कह अवधारणा वस्तु की गति का सरल तरीके से विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त है। क्या है? तो जो भी द्रव्यमान है वो गणितीय संकलना करने के लिए क्या है, प्रयुक्त है। हम निकाल सकते हैं उसके माध्यम से। अब आपके लिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं कुछ बिंदु यानी पॉइंट। मूल बिंदु का जो चयन करते हैं, यानी कि जिसको हम मूल बिंदु चुनते हैं उसे हम अपने मन के इच्छा अनुसार चुनते हैं, यानी कि उसे हम स्वैच्छिक यानी अपने मन से चुनते हैं। जो एक में यानी 1D में जो वेग त्वरण के बीच हमेशा जो कोण है 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री होता है। यह किसके साथ परिवर्तन नहीं होता है? तो ये समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है जो कोण होता है। द्विविमीय गति में वेग त्वरण के बीच जो कोण होता है वह 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है। क्या अतिरिक्त कोण भी होता है, यानी कि ये समय के साथ क्या बदलता है, यानी कि द्विविमीय गति है समय के साथ परिवर्तित होती है, जबकि एक विमीय गति समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है। अगर जो ए वेक्टर और वी वेक्टर यानी कि त्वरण और वेग के जो मध्य कोण 90 डिग्री है तो कण का जो पथ कैसा होगा? वर्ताकार होगा। कैसा होगा? तो कण का जो पथ है वर्ताकार। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यदि त्वरण और वेग के मध्य कोण थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो जो पथ का आकार कैसा होगा? तो एक क्वेश्चन आपसे इसे बना जा सकता है, यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टेट वाले बता रहा हूँ। अगर उनके बीच के अंदर 0 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच हो तब जो किसमें वृद्धि होगी? तो चाल के अंदर। अगर त्वरण और वेग के मध्य जो कोण है वो 0 डिग्री से कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो चाल के अंदर क्या होगी? तो चाल के अंदर होगी वृद्धि। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? कहता है जब त्वरण और वेग के मध्य जो कोण है वह 90 से 180 के बीच में चला जाता है तब जो चाल क्या होती है? तब चाल घटने लगती है। क्या होती है? जब कोण 90 से चल के 180 हो जाता है
तो चाल क्या करनी है, घटती है, चाल घटने लगती है, यानी चाल के अंदर क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। बढ़ती कब है, जब 0 से 90 तक जाती है, फिर बाद के अंदर धीरे धीरे घटने लगती है। अगर वेग त्वरण और वेग के मध्य कोण 90 डिग्री है तो चाल नियत ही रहती है। क्या पर, तो 90 डिग्री के ऊपर। कर्ण द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कभी नहीं घटती तथा सदैव बढ़ती है। कर्ण का विस्थापन किसी बिंदु के किसी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। देख लो, जैसे मैंने विस्थापन की परिभाषा बताई है। विस्थापन क्या होता है, कोई भी कण है उसकी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। यह तय की गई वास्तविक दूरी के बराबर होती है और नहीं भी। किसी भी कण के विस्थापन से कण द्वारा चले गए पथ की जो प्रकृति है वह ज्ञात नहीं की जा सकती कि वह किस प्रकार का पथ है। यानी कि मान लो कोई वस्तु ए यहाँ से बी पर गई तो ये स्ट्रेट गई या नहीं गई, यानी कि ये ए ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी घूम के जा सकता है, ऐसे किसी भी मतलब ऐसे करके ऐसे घूम के जा सकता है। उसकी कण की स्थिति बताई नहीं जा सकती है। और अगला क्या है कि यह है आपके लिए इम्पोर्टेंट, देखो ये लगा लो इम्पोर्टेंट, लिख लेना पूरी लाइन। विस्थापन का जो परिमाण है वह तय की गई दूरी के बराबर या कम होता है। क्या होता है, कम, जबकि दूरी क्या होती है, ज़्यादा या बराबर, किसके, विस्थापन के। इसीलिए किसी वस्तु की औसत चाल उस वस्तु के औसत वेग के परिमाण की क्या होती है, बराबर अथवा अधिक होती है। किसी वस्तु की औसत चाल उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल के बराबर होगी यदि वस्तु की नियत चाल से गति करती है। तो किसी पिंड अथवा वस्तु का एक समान गति करने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कोई भी पिंड या वस्तु है उसे एक समान अगर गति करेगा तो उसे किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु का वेग धनात्मक होगा यदि वह मूल बिंदु से दाईं ओर, यानी कि ये मूल बिंदु है, अगर धनात्मक कब होगा, जब इस साइड में रहेगी यानी दाईं ओर रहेगी, तब उसका जो मूल बिंदु से क्या होगा, धनात्मक होगा, दाईं ओर गति करे। तथा यदि मूल बिंदु से बाईं ओर गति करेगी तो उसका वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये अलग अलग स्थितियों पर इसके मान क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा ये कह रहा है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करने के दौरान अपनी दिशा पलटती है, यानी कोई वस्तु मान लो इससे सीधी चलती है और गति करने के दौरान वो अपनी दिशा में पलट देती है, ऐसे मान लो, तो उसके द्वारा चली गई दूरी वस्तु का विस्थापन के परिमाण से अधिक होती है। क्या होता है, वस्तु के विस्थापन के परिमाण से अधिक होती है। इस स्थिति में वस्तु की औसत चाल औसत वेग से क्या होता है, अधिक होती है। स्पीडोमीटर वास्तु की तात्क्षणिक चाल को मापता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीडोमीटर किससे मापा जाता है, तो तात्क्षणिक चाल को मापा जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्या है कि यदि वस्तु, देखो यह इंपॉर्टेंट है, यदि कोई वस्तु कुल गति में आधे समय तक v1 चाल से, मतलब कोई वस्तु आधी दूरी v1 चाल से बाकी की आधी दूरी v2 चाल से समय के अंदर पूरी करती है, तो हमारे जो v एवरेज होता है वह होता है v1 प्लस v2/2। अगर कण की गति की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है तो भी हमारे पास v एवरेज को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 2v1 v2/v1 प्लस v2। अगर समय दे रखा हो तब हम इसका यूज करेंगे, अगर समय नहीं है यानी कि सीधाई का दे रखा हो, यानी कि सीधाई जो दूरी है उसके बारे में बता रखा हो तो हम इसका यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, जब टाइम दे रखा होगा। जब कण प्रथम 1/3 दूरी v चाल से v1 चाल से, द्वितीय 1/3 दूरी v2 चाल से तथा अंतिम 1/3 दूरी v3 चाल से चलता है तो जो चाल हैं वो उनका गुणनफल अपॉन पहले चाल का गुणनफल दूसरी चाल से प्लस दूसरी चाल का गुणनफल तीसरी चाल से प्लस तीसरी चाल का गुणनफल पहले चाल से, ऐसे लगा के हम v एवरेज यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं दो कण
जिनके विस्थापन समय ग्राफ के ढाल के θ1 θ2 एवं वे क्रमशः जो ऐसे दे रखे हैं v1/v2, जैसे tan थीटा हमने कहा कि ढाल के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं तो हम इसे θ1 θ2 के रूप में ले सकते हैं और लेते भी हैं। एक समान गति करते हुए कण का जो वेग होता है वह विस्थापन समय ग्राफ के ढाल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विस्थापन समय ढाल की ग्राफ के। यानी कि कोई ये मान लो वेग है, यानी कि यह है विस्थापन समय, यानी कि यहाँ टाइम है, यहाँ एक्स है। अगर एक समान गति कर रहा है यानी कि ऐसे जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो ये किसको दर्शाएगा? तो ये वेग को प्रदर्शित करेगा। विस्थापन समय ग्राफ ढाल जितना अधिक होगा कण का जो वेग होगा उतना अधिक होगा, और जितना कम होगा तो उल्टा भी सकते हैं, मतलब कि जितना क्या होगा विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है जितना कम होगा उतना वेग भी कम होगा। अब यदि वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? कण कहलाता है, कण का विस्थापन। और वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वह क्या कहलाती है? तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वह त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वह त्वरण कहलाती है। अब अलग अलग बिंदुओं पर त्वरण देख लो। यदि कोई कण t1 समय तक त्वरण a1 से त्वरित होता है, t2 समय तक त्वरण a2 से त्वरित होता है, कब? जब टाइम दे रखा हो। तो t1 t2 t1 t2 दे रखा है तो a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन जो टाइम का योगफल केंद्र इसका लगा देंगे हमें भाग, यानी कि हमारे यहाँ पर औसत त्वरण यानी वी एवरेज आ जाएगा, जो कि बहुत हालांकि कम पूछा जाता है। ये पॉइंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको वो जो बताऊंगा वो ही याद करना है। यदि वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है तो तथा समान, ये संबंध पूछ सकता है आपसे। तो वस्तु द्वारा टी सेकेंड में तय की गई दूरी टी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड हमें टाइम दे रखा है। चली गई दूरियों का जो अनुपात है वह दोनों का कितना होगा? 1 4 9 अनुपात होगा दूरियों का अनुपात। यदि कोई वस्तु विराम में गति करना प्रारंभ करती है तथा समान त्वरण से गति करती है तो nवें सेकंड के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये संबंध, 2n-1 जैसे हम इसमें निकाल सकते हैं अलग अलग बिंदुओं पर। और अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूत्र है वो यह है, कौन सा है? तो यह है s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a, यानी s जो s है दूरी का संबंध किससे है? प्रारंभिक। u वेग से गति करती हुई वस्तु को ब्रेक लगाकर s दूरी के अंदर रोका जाता है। यदि वही वस्तु n u वेग से गति कर रही है तो समान ब्रेक लगाकर वस्तु को रोका जाए तो यह n स्क्वायर s दूरी तय करने के पश्चात रुकेगी, यानी कि इसके बाद में यहाँ पे डेलिमिशन करने के बाद इसका जो वस्तु, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसे रोकने के लिए जो सूत्र होगा वह हम इसका यूज करेंगे, और बाकी के इतना नहीं पढ़ना। अब है फ्री फॉल। सभी वस्तुएं मुक्त रूप से समान त्वरण से नीचे गिरती है। आपको मालूम है नीचे क्या लगता है? तो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सही बात है। यदि दो वस्तुओं समान ऊंचाई से गिराई जाती है तो वे समान वेग से ही जमीन पर पहुंचेगी, क्योंकि जो जी है वह द्रव्यमान नहीं देखता है। इसीलिए समान, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। यदि किसी ऊंचाई पर दो वस्तुओं से गिराई जाती है तो किस वस्तु का जो द्रव्यमान हो सबसे ज़्यादा होगा या वेग सबसे ज़्यादा होगा, वेग के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा। ये देखो इस प्रकार, यदि किसी मीनार के शीर्ष से एक पिंड यूं वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा उसी बिंदु से समान वेग के से एक पिंड नीचे की ओर फेंका जाता है तो दोनों समान जमीन पर कब आएंगे? समान वेग पर ही पहुंचेंगे। कहाँ पर? समान ही वेग पर, कोई पहले आगे या पीछे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अपना माथा होटी नहीं करने का, जितना होगा मैं उतना ही यहाँ पे बताता चला जाऊँगा। जैसे कि अधिकतम ऊंचाई के लिए आपको सूत्र पूछा जा सकता है h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g, और ऊपर जाने में जो लगा समय नीचे आने में लगा समय के बराबर होगा तो टोटल टाइम होगा t बराबर u अपॉन g हो जाएगा। ओडियन काल आपके लिए हमारे क्या होता है? t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। क्या होता है ओडियन काल? t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। तो इसके अंदर हमारे पास साइन थीटा यानी कि अधिकतम 90 डिग्री पर, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये 2u अपॉन g ही दे रखा है, यानी कि इतना ही कर रखा है।
अगर अधिकतम ऊंचाई काटनी है तो अधिकतम ऊंचाई मतलब h बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो थीटा की वैल्यू 90, 90 की वैल्यू 1 और यू स्क्वायर अपॉन 2g हमने यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई निकाल दी। अपरास है वह अलग आपको बता दूंगा सूत्र। जमीन पर टकराते समय वस्तु का जो वेग है, वेग जिससे वस्तु ऊपर फेंकी जाती है बराबर होती है यह चाल बराबर दूरी समय। चाल में परिवर्तन u, वेग में परिवर्तन u और संवेग में परिवर्तन mu। गतिज ऊर्जा दे रखी है 1/mv स्क्वायर। पृथ्वी तल पर वापस आने जो निम्न राशियां हैं वो कौन कौन सी है। तो ये हो गया हमारा क्या खत्म। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा देना जिससे कि आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन समय पर ही मिले। और आप हमें ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। हम छोटी क्लास इसीलिए रखें क्योंकि जो ये क्या है आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कि जो आपसे जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से कुछ पूछे जाते हैं। तो हमारी जो फिजिक्स की 5 नंबर की जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। एक बार आपको मैं फिर बता देता हूँ कि जो ये क्लास में सारे पीडीएफ नोट्स क्लासेज ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें, यहाँ पे जुड़ जाना जिससे कि आपको ये पीडीएफ कॉस्टली आपके अपने हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सब कुछ फ्री के अंदर अपलोड करा दूंगा। तो आप हमें पूरी क्लास देखने के बाद ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर तो करना ही और इसे सपोर्ट भी करो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्टली आपके यहाँ अभी कल इसको अपलोड कर दूंगा अभी आज। और फिर बाद के अंदर आपके लिए मैं हमारे जो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा और वो प्रैक्टिस मैं सीधी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर ही अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर हम 2 घंटे या फिर 1 घंटा आकर लगा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे पास लगभग 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन में अब देख लो आप कितना समय लगेगा, 150 है। तो उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, बाकी के नहीं जितने इम्पोर्टेंट है। तो हमें पूरी क्लास देखने वाले ज़रूर बताना कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर देना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम उसका सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और एक बार जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा ज़रूर लगा देना। जय हिंद, जय भारत, जय। तो आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं।